हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग काइनेमैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स इक्वेशंस पर डिस्कशन किया था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात चल रही थी कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिनेरियो है तो आपकी वो जो 6 इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स हैं वो सब एप्लीकेबल रहती हैं। तो उस बारे में हमारा डिस्कशन हो गया था और हम उसके एग्जाम्पल्स पर ही फोकस कर रहे थे, उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे थे। तो आज के सेशन में भी पहले अपन एग्जाम्पल्स से ही अपना डिस्कशन बिगिन करते हैं and then after that we'll be moving towards our section about vertical free fall, right? तो आप देखें पेज 53 पर एग्जाम्पल 22, it is example 22 on page 53, right? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल है, एक नया प्रोफाइल। इट सेज अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving at a speed of 54 km per hour and brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. Right, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए बेसिक आइडिया, बेसिक थीम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग का ये है कि अगर मान लीजिए अपन ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते समय हमने अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल देखा, कोई एनिमल देखा जो रोड पे सडनली आ गया और हमें लगा कि अभी ब्रेक्स लगाना है, तो होता क्या है, जब हम किसी पर्सन को, किसी ऑब्स्टेकल को सामने देखते हैं, वो देखने के बाद हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है कि भाई ब्रेक लगाना है और फिर उसका एक रिस्पॉन्स, हमें एक रिएक्शन मिलता है कि ब्रेक्स अप्लाई किया। तो उस ऑब्जेक्ट को देखने से लेकर ब्रेक लगाने के बीच जो बहुत नेग्लिजिबल टाइम गैप होता है, दैट इज टर्म्ड एज द रिएक्शन टाइम ऑफ द पर्सन। जो टाइम उसको रिएक्ट करने में लग गया, मतलब मैंने एक ऑब्स्टेकल देखा और वो ऑब्स्टेकल देखने के बाद मैंने ब्रेक्स लगाया, तो वो देखा और ब्रेक लगाया के बीच में जो 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड, 3/4 ऑफ द सेकेंड, 0.75 सेकेंड, इतना सा छोटा सा टाइम गैप होता है, दैट वी टेक टू रिएक्ट, कि हमें रिएक्ट करने में लग गया कि अच्छा वो देखा और फिर ब्रेक लगाया। तो उस रिएक्शन टाइम के दौरान तो ब्रेक लगा ही नहीं है, ब्रेक लगा है रिएक्शन टाइम के जस्ट बाद। तो क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि पहले उस पर्सन ने सामने किसी ऑब्स्टेकल को देखा, उसको लगा कि ब्रेक लगाना है, 0.2 सेकेंड्स तो उसको रिएक्ट करने में लग गया। 0.2 सेकेंड्स इज अ वेरी स्मॉल टाइम, नॉट इवन 1 सेकेंड, राइट? तो 0.2 सेकेंड्स तो उसको रिएक्ट करने में लग गया कि ब्रेक लगाना है, और फिर उसने ब्रेक लगाया, रिटार्ड किया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फिर स्टॉप हो गया। एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। दो पार्ट्स ऐसे होंगे, उसमें एक पार्ट तो होगा जब वो रिएक्शन टाइम वाली बात है ना। ए से बी में एक जोन मार्क कर रहा हूं, फिर बी से सी एक जोन मार्क कर रहा हूं। तो ये ए से बी में हमें गिवन है कि इसकी इनिशियल स्पीड वाज 54 किलोमीटर पर आवर। तो वो 54 किलोमीटर पर आवर जो हमें गिवन है, उसको तो अपन कन्वर्ट कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तो 54 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर रहा हूं, तो इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो पॉइंट ए पर उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। उसने सामने ऑब्स्टेकल देखा बट अभी ब्रेक नहीं लगाया है। ए से बी तक वो कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज वो उसका रिएक्शन टाइम है, उतना टाइम तो उसको रिएक्ट करने में लग गया कि ब्रेक लगाना है। तो ये जो हमने यहां पे मार्क किया है, this portion is the distance traveled in that reaction time. Reaction time question में 0.2 seconds given है, right? 0.2 seconds given है। तो ये वो 0.2 seconds वाला टाइम है जब पर्सन ने ब्रेक नहीं लगाया, और ब्रेक नहीं लगाया मतलब वो अपनी पुरानी वाली स्पीड से चल रहा है। अब जैसे ये रिएक्शन टाइम ओवर हुआ, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, उसने ब्रेक लगाया और इस वाले जोन में, है ना, इस वाले जोन में उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका रिटार्डेशन हुआ है, एंड फाइनली यहां पर दैट ऑब्जेक्ट इज नाउ एट रेस्ट। तो हमें ये ए बी एंड बी सी, ये दो सेक्शंस हमें सॉल्व करने हैं कि रिएक्शन टाइम के दौरान भी गाड़ी चलती रही, तब तो ब्रेक्स लगाई नहीं है, रिएक्ट करने में लग गया 0.2 सेकेंड, और फिर ब्रेक लगाकर रिटार्ड किया तो भी गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब अपन ए से बी वाला डिस्टेंस देखें। तो ए से बी में तो अभी ब्रेक लगाया ही नहीं है, रिटार्डेशन हुआ ही नहीं है। तो ऐसे केस में द डिस्टेंस कवर्ड, दैट डिस्टेंस कवर्ड विल बी स्ट्रेट अवे द स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना चल रहा है? 15,
और टाइम कितना लगा है 0.2 सेकेंड, सो दैट विल गिव यू 3 मीटर्स। ठीक है, तो इसमें ए से बी वाला जो जोन है उसमें ऑब्जेक्ट ने केवल 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर ब्रेक लगा दिया। अच्छा, जब ब्रेक लगाया तो अब मुझे बी से सी सॉल्व करना है। देखिए, ए से बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए से बी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं बिकॉज ब्रेक अभी लगाया नहीं है, रिटार्डेशन अभी हुआ ही नहीं है। दैट डिस्टेंस कवर्ड इज स्ट्रेट अवे स्पीड इनटू टाइम। अब बी से सी जो है ये आपका रिटार्डेशन फेज आ गया। पॉइंट बी पर स्पीड ये है 54 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। सी पर फाइनल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, केवल डिस्टेंस निकालना है। तो ऑफ कोर्स द थर्ड इक्वेशन विल बी बेटर। अपन v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x अप्लाई करें तो v इज 0, u यहां पे 15 गिवन है तो वी हैव 15 स्क्वायर, एक्सेलरेशन वी विल राइट -6 और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहां से आपका डेल्टा x का वैल्यू जो आ रहा है दैट विल बी दिस 225, इट विल बी 225 अपॉन 12। ठीक है, अब ये 225 अपॉन 12 जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट कम्स आउट एज 18.75। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा एक बार। तो जो रिएक्शन टाइम वाला जोन था उसमें तो उसने 3 मीटर कवर किया, फिर ब्रेक लगाकर जब रिटार्ड हो रहा था तो रेस्ट पे आने से पहले पहले 18.75 और कवर कर लिया। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस उसने नेट कवर किया है इस ड्यूरेशन में, ये अपन ऐड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से दिस इज 21.75 मीटर्स, राइट। तो ये एक प्रोफाइल अपना और कवर हो गया कि जब रिएक्शन टाइम वाली बात है तो रिएक्शन टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। रिएक्ट तो रिएक्शन टाइम के बाद रिएक्ट किया ना, तो फिर ब्रेक्स लगाए तो फिर रिटार्ड हुआ, तो ये एक सिनेरियो हो गया। फिर एक और सिचुएशन आप देखो, एक और प्रोफाइल हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑन पेज 54। पेज 54 में इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके जो सेक्शन रिव्यू है 2.3 एक्सरसाइज जो आपको उस पेज पे दिख रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक और प्रोफाइल अपन डिस्कस करते हैं। इट सेज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार मूविंग एट 35 किलोमीटर पर आवर इज 40 मीटर्स। ठीक है, एक कार है जो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसको ब्रेक लगाकर रोकने में 40 मीटर डिस्टेंस लग जाता है। मतलब ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने से लेकर स्टॉप हो जाने के बीच गाड़ी 40 मीटर ट्रैवल करती है। इसमें कोई रिएक्शन टाइम की बात नहीं हो रही है। रिएक्शन टाइम वाला पार्ट आप तभी कंसिडर करेंगे जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन करे, जैसा कि इसमें किया था। अदरवाइज अपन को रिएक्शन टाइम 0 मानना है। ठीक है, तो अभी ये गिवन है कि 35 किलोमीटर पर आवर पे कोई गाड़ी चल रही थी, उसको ब्रेक लगाया और 40 मीटर डिस्टेंस के अंदर अंदर वो गाड़ी रुक गई। देन इट सेज what is the minimum stopping distance for the same car moving at 70 किलोमीटर पर आवर assuming the same rate of acceleration। मतलब यही कार 35 की जगह अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती और उसको हम उसी रेट से रिटार्ड करते, उसी वैल्यू से अगर उसका रिटार्डेशन होता, तो ऐसे केस में उसका ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना होता वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन अपन देखें, इस क्वेश्चन में भी इनिशियल स्पीड्स की बात हुई है। एक बार इनिशियल स्पीड 35 है, एक बार 70 है। फाइनल स्पीड्स की भी बात हुई है बिकॉज ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली रेस्ट पे आ रहा है तो फाइनल स्पीड 0 है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है कि पहले केस में 40 मीटर है, दूसरे में कितना है। सेम रेट ऑफ रिटार्डेशन वगैरह भी है, बट टाइम के बारे में कुछ भी पैरामीटर, टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो जब टाइम के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, पूछा भी नहीं है, बताया भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वील गो फॉर द थर्ड इक्वेशन। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए अप्रोच ऐसा रहेगा, इफ आई अप्लाई v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x फॉर दिस क्वेश्चन। केयरफुली सुनिएगा मेरी अप्रोच इसमें। तो यहां पे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x में अप्लाई कर रहा हूं बिकॉज मुझे टाइम वाला फैक्टर इसमें मिसिंग दिखा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें फाइनल स्पीड तो दोनों ही केसेस में 0 है। केस 1 जब गाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और ब्रेक लगा के उसको रोका है, एंड केस 2 जब 70 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही थी उसको ब्रेक लगा के अपन ने स्टॉप किया। दो अलग अलग केसेस हैं, दोनों ही केस में फाइनल स्पीड 0 है बिकॉज गाड़ी स्टॉप की है। अच्छा, इनिशियल स्पीड दोनों में डिफरेंट है। एक्सेलरेशन क्वेश्चन ने कहा सेम रेट ऑफ एक्सेलरेशन मानना है और ये डेल्टा एक्स भी डिफरेंट है।
इसको अपन रीअरेंज करें, इसको रीअरेंज करें तो ये आ रहा है 2a डेल्टा एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, है ना। दिस इज 2a डेल्टा एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें जब आप फोकस करेंगे तो आप देखिए दोनों केसेस में इनिशियल स्पीड्स जो है वो अलग अलग है, दोनों केसेस में इनिशियल स्पीड्स अलग अलग है, और दोनों केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो भी अलग अलग होगा। बट क्वेश्चन ने कहा एक्सेलरेशन का रेट मतलब रिटार्डेशन का रेट दोनों में सेम है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो 2 जो है दैट इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है और माइनस साइन भी दोनों में आएगा। तो जैसा अपन ने सीखा है कि जब y प्रोपोर्शनल टू x होता है, वैसे इट्स क्वाइट ऑब्वियस बट स्टिल मैं रिकॉल करा देता हूं, जैसे y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो वी नो दैट जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। इन द सेम वे जब आप कांस्टेंट्स हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी। अदर वे राउंड भी ट्रू है कि अगर किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी है तो रिमूविंग अ प्रोपोर्शनैलिटी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, एंड सिमिलरली अगर एक कांस्टेंट को आप रिमूव करते हैं, कांस्टेंट अगर रिमूव कर रहे हैं तो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो यहां पर अपन ये देख रहे हैं कि 2 जो है दैट इज अ कांस्टेंट, ये 2 और a भी कांस्टेंट है और माइनस साइन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल्टा x जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला कि डेल्टा x जो है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब पहले केस में u मतलब इनिशियल स्पीड 35 है और दूसरे केस में स्पीड 70 कर दी है, डबल कर दी है। तो हमें ये समझना है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी में, अगेन आप डेफिनेटली इस प्रोपोर्शनैलिटी से अवेयर होंगे बट स्टिल मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि जब हमें ऐसे चेंजेस पता करना है कि अगर मैं u को मान लो इनिशियल स्पीड को डबल कर रहा हूं, इसको डबल करने से इस पे क्या असर आएगा, तो अगर इसको अपन डबल कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग हो जाने की वजह से ये कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए इस u को मैंने 4 टाइम्स किया, 4 नहीं किया, 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ाया है। अगर इसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये उसके स्क्वायरिंग पे डिपेंडेंट है, तो इस 4 स्क्वायर मतलब ये 16 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको 5 टाइम्स कर रहे हो तो ये 25 टाइम्स हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड में आप जिस भी फैक्टर का चेंज लाएंगे डेल्टा एक्स में उसके स्क्वायर वाले फैक्टर का चेंज आएगा। तो हमें ये गिवन है कि u जो था पहले दैट u1 दैट इज इक्वल्स टू 35 किलोमीटर पर आवर, है ना, और u2 हमें जो गिवन है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि u2 इज ट्वाइस ऑफ u1। सेकेंड वाले केस में स्पीड जो है उसको डबल किया है और स्पीड डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। तो दैट विल इंप्लाई कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा डेल्टा x2 दैट विल बी 4 टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस इन केस 1। अगर गलती से ये क्यूब होता यहां पे, है ना, तो अगर u को डबल करते तो डेल्टा x पे असर आता डबल के क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 टाइम्स। ये अगर 3 टाइम्स करते u को तो ये 3 क्यूब मतलब 27 टाइम्स हो जाता। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट अपन यूज कर रहे हैं, तो ये 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस 40 दे रखा है तो ये 4 टाइम्स आपका 160 मीटर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन लेने का ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि अपन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू यूज करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि 2 बार अलग अलग इक्वेशंस लगाने से बेटर है भाई आप अगर 2 बार इक्वेशन लगाओगे तो भी आपको आंसर मिलेगा ही, है ना, बट 2 बार इक्वेशंस लगाने से बेटर है कि अपन इस वे में एक प्रोपोर्शनैलिटी पे पहुंचे और वहां से फिर अपना रिजल्ट निकाल लें। ठीक है, एक और सिचुएशन अपन देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड, ये पोर्शन अपन कॉपी कर लें। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है दैट एन ऑब्जेक्ट starts at rest and accelerates uniformly, and we need to find a ratio of distances covered in the first, third and fifth second। ठीक है, अब ये सिचुएशन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड एंड द फिफ्थ सेकंड। जर्नी का पहला सेकंड, तीसरा सेकंड और 5वें सेकंड में कितना चला उसका रेशियो। तो अगेन ये nth सेकंड वाली लैंग्वेज है।
अब जब nth सेकेंड वाली लैंग्वेज दिख रही है तो इमीडिएटली आई मूव टू डेल्टा एक्स इक्वल्स u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ठीक है, इसमें u हमें गिवन है, इट इज 0, द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड एट रेस्ट। तो अकॉर्डिंगली डेल्टा x का वैल्यू बच रहा है, इट इज a बाई 2 इंटू 2n-1। इसमें भी अपन देखें तो दिस a बाई 2 इट इज अ कांस्टेंट, है ना, ये a कांस्टेंट है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और 2 भी कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट्स जब हटेंगे तो वी विल हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी 2n-1। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हमें उन केसेस में काम में आती है, उन केसेस में लेनी चाहिए जहां पे वी आर आस्क्ड रेशियोज। जब हमें वो कोई 2 अलग अलग केसेस, 3 अलग अलग केसेस के रेशियो निकालने हैं, या मुझे कंपेयर करना है, चीजों को डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऐसे केसेस में आप प्रोपोर्शनैलिटी लीजिए। बिकॉज जब आप रेशियो लोगे तो आपके कांस्टेंट्स जो हैं, जो आपके कॉमन पैरामीटर्स हैं, वो तो रेशियो लेते टाइम कैंसिल होने वाले हैं ना। जो कांस्टेंट्स हैं वो तो रेशियो लेते टाइम कैंसिल होने वाले हैं, तो आप पहले ही उनको हटा दो। तो हमने वो कांस्टेंट्स हटाए और ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। अब हमें डिस्टेंसेस निकालना है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेकंड में। तो ठीक है, अपन यहां एक बार n को 1 प्लेस करें तो ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1-1 इज 1, दैट इज 2। अब एक बार n की जगह 3 प्लेस करें तो ये 2 3 6 -1 5, और फिर एक बार 5 प्लेस करें तो दैट इज 2 5 10-1 9। तो आपका रेशियो स्ट्रेट अवे 1:5:9 आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनाए जा सकते हैं। मोर और लेस इक्वेशंस ही अप्लाई करनी है, तो वो आप अच्छे से आप समझ गए कि क्या इक्वेशंस कैसे अप्लाई हो रही हैं। और जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे सेक्शन रिव्यू में से, तो और क्लैरिटी अबाउट दीज एप्लीकेशंस आपको आती जाएंगी। ठीक है, तो अब इस पोर्शन के बाद हम मूव करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही चल रहे हैं, टॉपिक वही है ना। इसी टॉपिक का बस एक और एप्लीकेशन है, राइट। तो अब जो सेक्शन अपन बिगिन कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज वर्टिकल फ्री फॉल, राइट। तो बात कर रहे हैं अबाउट वर्टिकल फ्री फॉल, राइट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फॉल वर्ड हम इंटरप्रेट करें तो फ्री फॉल मींस ऐसा कोई भी मोशन विच इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। मतलब अगर ऐसा कोई मोशन है जिसमें ग्रेविटी के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज अ फ्री फॉल। मतलब एयर रेजिस्टेंस भी नहीं। तो एक बॉल को अगर मैं इस रूम में थ्रो करता हूं अपवर्ड्स, तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी भी लग रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर का जो रेजिस्टेंस है, वो भी लग रहा है। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, नेग्लिजिबल कंसिडर करें या वैक्यूम बना दें, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो ऐसा कोई भी मोशन विच इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी इज टर्म्ड एज अ फ्री फॉल, है ना। तो सिंपल पॉइंट यहां पर यही है, अ मोशन विच इज कंप्लीटली controlled by gravity, no other force acts। ठीक है, राइट। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में इट इज टर्म्ड एज अ फ्री फॉल। अच्छा, वही फ्री फॉल अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कराएं, वही फ्री फॉल अगर एक वर्टिकल लाइन के अलोंग होगा, तो दैट्स अ वर्टिकल फ्री फॉल। मतलब बेसिकली यहां वर्टिकल इसलिए आया बिकॉज फ्री फॉल ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एक बॉल को अपनी जगह से सामने जो एक पर्सन खड़ा है उसकी तरफ थ्रो करता हूं, तो वही जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते हो वो भी फ्री फॉल ही है। उसमें अगर एयर रेजिस्टेंस हम हटा दें, तो उस बॉल को जब थ्रो किया, जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो उसमें भी ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो अ फ्री फॉल, दो इट इज नॉट अ वर्टिकल फ्री फॉल, बट इट इज अ फ्री फॉल। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, in absence of air resistance, all the objects under a free fall will have the same acceleration g। जो acceleration होगा, the acceleration will be g, and the value is of course 9.8 meter per second square in downward direction, राइट। ये एक फैक्ट डेफिनेटली आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, ये चीज जस्ट एक बार रिकॉल कर रहे हैं अपन कि अगर एयर रेजिस्टेंस हम हटा दें,
और फिर अपन बॉल को अगर थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से ड्रॉप, फ्री फॉल का मतलब सिर्फ ड्रॉप करना नहीं है, लाइक बॉल को मैं ऊपर की तरफ भी थ्रो कर रहा हूं, तो इवन दैट पोर्शन, उसकी जर्नी का जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो जर्नी भी फ्री फॉल ही कहलाएगी। जैसा मैंने कहा, फ्री फॉल का मतलब बस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है और कोई फोर्स नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में गिरता है, फ्री फॉल में अगर है, तो सभी ऑब्जेक्ट्स का फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज जी डाउनवर्ड। ये डेफिनेटली याद रखना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा हो या वापस लौट के आ रहा हो, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लग रही है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, एंड इट इज सेम फॉर ऑल मासेस। आप ये मार्कर ड्रॉप करें, उस मार्कर का कैप ड्रॉप करें, आप कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें, सभी का एक्सेलरेशन फ्री फॉल में, सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट आपने डेफिनेटली सुना होगा कि लेट्स से वैक्यूम चेंबर है, उस वैक्यूम चेंबर में अपन ने एक स्टोन कंसिडर किया और एक फेदर कंसिडर किया, एक बहुत लाइट सा फेदर कंसिडर किया है और एक स्टोन कंसिडर किया है, और जब दोनों को गिरा रहे हैं वैक्यूम में, तो बोथ ऑफ देम स्ट्राइक द बॉटम टुगेदर। तो जब वैक्यूम में हमने उनको ड्रॉप किया, तो ऐसे केस में उन पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं था। इनिशियली दोनों की स्पीड 0 थी, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है, हाइट दोनों को बराबर ट्रैवल करनी है, एंड दे आर बोथ ऑब्जर्व्ड टू स्ट्राइक द बॉटम टुगेदर। तो जब सेम हाइट ट्रैवल किया, इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, एक साथ गिर रहे हैं, तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि उनका एक्सेलरेशन सेम रहा होगा। और वो एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो फेदर का एक्सेलरेशन भी वही था और स्टोन का भी वही था। बट जैसे ही इन दोनों को अपन ने एयर वाले कंटेनर में डाला, मतलब वैक्यूम नहीं, अब अगर एयर भर दिया, तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि फेदर जो है वो तो धीरे धीरे फ्लोट करता हुआ जा रहा है और स्टोन पेनिट्रेट करके फटाफट से चला गया। इट्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जो डिफरेंस है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ग्रेविटी कोई डिफरेंस नहीं कर रही है। ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, एंड द वैल्यू एज आई सेड इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। प्लस और माइनस लगाना एक अलग बात हो गई, बट एक्सेलरेशन होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। अब आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हो तो प्लस 9.8 होगा, नेगेटिव लेते हो तो माइनस, बट होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, राइट। अब इस वर्टिकल फ्री फॉल को एनालाइज करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना होगा, दैट विल बी डिसाइडिंग द साइन कन्वेंशन। सिंस अभी अपन एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन में ही। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है, अपवर्ड डाउनवर्ड, बस यही मोशन होगा। जैसे अभी तक सिनेरियो था कि एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट या लेफ्ट, ईस्ट या वेस्ट, बस यही बात चल रही थी। अब सिंस वर्टिकल फ्री फॉल है, तो ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, और उस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं और किसको मैं नेगेटिव मान रहा हूं। जैसे हॉरिजॉन्टल में अपन यूजुअली राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट अ रूल, कन्वेंशन था, हम चेंज भी कर सकते थे उसको। उसी तरह से वर्टिकल फ्री फॉल में एक साइन कन्वेंशन बनाया गया। बेटा दिस इज अ साइन कन्वेंशन, जिसको आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से चेंज कर सकते हो, बट वी विल ऑल फॉलो अ स्टैंडर्ड वे। हम लोग सब एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करेंगे ताकि कोई डिस्क्रिपेंसीज या कंफ्यूजन नहीं हो, और सभी क्वेश्चंस में वही स्टैंडर्ड मेथड लगाएंगे। तो हम चीजों को इजी बनाकर रखने के लिए, और कोई रीजन नहीं है, जो मैं कन्वेंशन बता रहा हूं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस चीजों को इजी बना के रखने के लिए। तो टू मेक थिंग्स इजियर, टू मेक थिंग्स सिंपलर, हम साइन कन्वेंशन ऐसा ले रहे हैं कि बॉल को जिस डायरेक्शन में थ्रो किया जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा, मतलब थ्रो या ड्रॉप करने के जस्ट बाद जिस डायरेक्शन में बॉल ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, दैट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच the object starts traveling initially,
just after being thrown or dropped will be taken as the positive direction. ठीक है, अब जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा क्यों माने, तो जैसा मैंने कहा टू मेक थिंग्स इजियर, ये कोई रूल नहीं है, आप चाहें तो आप डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो, आप अपवर्ड पॉजिटिव ले लो, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, बट वी विल ऑल फॉलो अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन ताकि कंफ्यूजन अवॉइड कर सके. तो हमारा मेथड ये रहेगा कि थ्रो करने या ड्रॉप करने के जस्ट बाद बॉल ने इनिशियली जिस तरफ मूव करना शुरू किया है, अल्टीमेटली वो कहां जा रही है उससे मतलब नहीं है. थ्रो करने के जस्ट बाद बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है, दैट डायरेक्शन विल बी टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन. पूरे क्वेश्चन के लिए वही पॉजिटिव है. तो अब जैसे मान लो एक बॉल को मैंने यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया, अब आई नो दैट कि अल्टीमेटली बॉल नीचे आएगी, बट उससे मुझे मतलब नहीं है. मैं देख रहा हूं कि थ्रो करने के जस्ट बाद बॉल ऊपर जा रही है. दैट मीन्स इस डायग्राम, इस सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव. तो जो भी वेरिएबल्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होंगे वो सब पॉजिटिव लेने होंगे, और जो जो चीजें नीचे की तरफ डायरेक्टेड है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे. अगर वहीं मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूं, दोनों बातें अपन इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. मान लो इस लेवल से मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और फिर वो बॉल ट्रैवल करके वापस नीचे आ रही है. तो इफ दैट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, यहां से मैंने बॉल को यू स्पीड से ऊपर थ्रो किया, तो थ्रो करने के जस्ट बाद बॉल ऊपर जा रही है, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी अपने आप. ठीक है, वही अगर ऐसा सिनेरियो है कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को अपने ड्रॉप किया, ठीक है, एक बॉल है जिसको मैंने यहां से रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्री फॉल कंडीशन है, तो ड्रॉप करते ही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव. है ना, पूरे सिचुएशन के लिए, पूरे एनालिसिस के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव और अपवर्ड अपने आप फिर नेगेटिव हो जाएगा. तो दैट विल बी द साइन कन्वेंशन जो अपन थ्रू आउट फॉलो करेंगे. राइट, फाइन. तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्टिकल फ्री फॉल का मेन डिस्कशन. ये पोर्शन कॉपी कर लें अपन. राइट, तो अब लेट्स से वर्टिकल फ्री फॉल में हम फर्स्ट केस जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स. है ना, जो यहां पे पहला डिस्कशन है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स. तो इस फर्स्ट केस में जहां पर ऑब्जेक्ट को अपन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जैसे ये अपना सिनेरियो है, यहां से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल ऊपर ऐसे ट्रैवल करते हुए गया और वापस आ गया. राइट, तो अब इसमें ये चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब अपन बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसे जब बॉल को अपने हैंड को अपने मूव कराया, तो जितनी स्पीड हमारे हैंड की थी वही स्पीड बॉल को ट्रांसमिट हुआ है. तो बॉल को मैंने यू स्पीड से ऊपर थ्रो किया, यू कुछ आपका 10, 20, 50 ऐसा कुछ वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है. तो यू स्पीड से बॉल को थ्रो किया, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो बॉल रिटार्ड होती जाती है. प्रैक्टिकली क्या होता है पहले वो देखते हैं कि बॉल रिटार्ड होती गई, हाईएस्ट पॉइंट पे एक बार उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. एट द हाईएस्ट पॉइंट दिस वेलोसिटी विल बी जीरो, और फिर बॉल उसी लाइन के अलोंग वापस नीचे आती है. बॉल को अपन ने जैसे थ्रो किया तो बॉल इसी लाइन के अलोंग ऊपर गई और इसी लाइन के अलोंग वापस नीचे आई. ऐसा नहीं होता कि ऐसे थ्रो किया और यहां से घूम के आई. अगर इस तरह थ्रो किया और बॉल उधर से घूम के आ रही तो इट इज नॉट अ वन डायमेंशनल मोशन. वो तो एक प्लेन में कन्फाइन हो गया ना. अब कहां स्ट्रेट लाइन है, तो 2D हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. तो एक्चुअल में मोशन क्या हो रहा है, हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं और बॉल उस लाइन पे जाके उसी लाइन के अलोंग सीधा वापस नीचे आ रहा है. बट मुझे उस ऑब्जेक्ट का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी अलग अलग एनालाइज करना है ना. मैं चाह रहा हूं कि उसके अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी को अलग अलग पढ़ सके, एनालाइज कर सके, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया. एक्चुअल में क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट जिस लाइन के अलोंग ऊपर गया उसी लाइन के अलोंग वापस नीचे आ गया. ऑफ कोर्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके,
तो ऑब्जेक्ट को मैंने u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। नाउ वी नो दैट कि जब बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो पहला स्टेप इज ऑलवेज टू डिसाइड द डायरेक्शन सिस्टम। कोई भी वर्टिकल फ्री फॉल का न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हो तो पहला डायरेक्शन सिस्टम बनाओ कि पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है। तो वी कैन सी दैट थ्रो करने के जस्ट बाद बॉल ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन पे पॉजिटिव का साइन बोर्ड लग गया है, डाउनवर्ड पे नेगेटिव का साइन बोर्ड लग गया, इट विल नॉट चेंज। अब जब अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और फ्री फॉल कंडीशन है, तो फ्री फॉल कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप बॉल को कहीं भी फेंको। अगर फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन विल बी जी डाउनवर्ड्स। अब आपके क्वेश्चन में डाउनवर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव वो एक अलग बात है, बट एक्सेलरेशन होगा तो जी डाउनवर्ड्स ही। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। और जी डाउनवर्ड्स है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो एनीथिंग विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन जो होगा दैट एक्सेलरेशन इज माइनस जी एंड इट इज कांस्टेंट फॉर द कंप्लीट ट्रिप। ये जो एक्सेलरेशन अपन ने माइनस जी लिखा है ये सिर्फ इनिशियली नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट मिड वे है, जब वो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है या वापस आ रहा है, कहीं भी हर पॉइंट पे ग्रेविटी तो उतना ही लग रहा है और डाउनवर्ड्स ही लग रहा है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो हर जगह सेम है, डाउनवर्ड ही है। तो यार जब ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हुआ पूरी ट्रिप में, जब पूरी ट्रिप के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा पूरी ट्रिप में, आप कोई भी पॉइंट बना दो कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 मत बोल देना। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हुई है, एक इंस्टेंट के लिए स्पीड 0 हुई है, वहां रुक नहीं गया बॉल, एक इंस्टेंट के लिए 0 हो वापस आ गया, बट एक्सेलरेशन तो तब भी बना हुआ है, इट इज जी डाउनवर्ड्स माइनस जी। तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स होगा हर जगह, ठीक है। अब इसमें ये जो अपन ने वर्टिकल फ्री फॉल लिखा, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अपन ये बोल रहे हैं सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ऐसे केस में अपनी इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स दे आर ऑल एप्लीकेबल। तो मेन यहां पे वर्किंग थीम यही है कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन फिक्स हो जाता है पहले ही, जी डाउनवर्ड्स कांस्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए आप कंप्लीट फ्री फॉल टॉपिक में अपनी इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स जो अभी अपन ने सीखी थी वो एप्लीकेबल है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही माना जाएगा, राइट। तो अब इस वर्टिकल फ्री फॉल से रिलेटेड मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूं। देखिए जैसे मैंने कहा आपको v इक्वल्स यू प्लस एटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सब एप्लीकेबल है, जिसमें एक ही जगह आप माइनस जी रखोगे, एक्सेलरेशन माइनस जी रखोगे इस टॉपिक के लिए। तो अब जब बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको अपन डिराइव नहीं करेंगे यूजिंग द रिजल्ट्स डायरेक्टली, कि ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहां u स्पीड से थ्रो किया है, एक्सेलरेशन वगैरह माइनस जी सब निकाल लिया है, तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना हाइट पे पहुंचेगा, लेट्स से द मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल H। तो ऑब्जेक्ट को जो अपन u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, this maximum height h, it will be equals to u square upon 2g, ठीक है। इसको अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो आप बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। जैसे मान लो आपने v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x अप्लाई किया है ना, यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है 0, इनिशियल स्पीड वो u स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे माइनस जी, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी और डेल्टा एक्स की जगह h। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो h की वैल्यू सीधा u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी। तो हम वो फॉर्मल डेरिवेशंस नहीं देखेंगे, वो आए इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स से ही है, अपन रिजल्ट्स पे फोकस करें और उनके एप्लीकेशन पे ध्यान दें। तो मैक्सिमम हाइट जो ऑब्जेक्ट अचीव करेगा अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज u स्क्वायर बाय 2g, और इसमें आप देखें कि 2 एंड g तो कांस्टेंट्स हैं,
इसका मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, है ना। जो आपका मैक्सिमम हाइट अचीव्ड है वो इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा स्पीड से फेंक रहे हो उतनी ज्यादा हाइट पे जा रहा है, दैट्स ऑफ कोर्स क्वाइट ऑब्वियस। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया। देन सेकंड पॉइंट जो यहां पर है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कि ऑब्जेक्ट को पूरा घूमकर वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में, यहां से चल के पूरा ट्रैवल करके वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में कितना टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप, मतलब फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर तक हवा में थी। तो कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट टाइम जो लगेगा पूरा ट्रिप फिनिश करने में, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज 2u/g। अगेन इसको आप चाहें तो आप सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, किसी से भी डिराइव कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्राई कर लें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज 2u/g। इसमें 2 और g कॉन्स्टेंट्स हैं, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है। देन ये पूरे टाइम, पूरे फ्लाइट का टाइम आया है ऊपर जाके वापस नीचे आने का टोटल टाइम है। एंड वी कैन सी दैट कि इस ऑब्जेक्ट का जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी है ना, दे आर सिमेट्रिक। डिस्टेंस बराबर ही ट्रैवल किया, जितना ऊपर डिस्टेंस गया उतना नीचे आया। एक्सेलरेशन ऊपर जाते समय भी जी डाउनवर्ड था, नीचे आते समय भी जी डाउनवर्ड है, तो वो भी चेंज नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड जर्नीज दे आर सिमेट्रिक। मतलब ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगना है। तो ऐसे केस में वी आर राइटिंग दैट डेल्टा टी फॉर अपवर्ड जर्नी will be same as delta t for downward। ठीक है, अपवर्ड जर्नी में जितना टाइम लग रहा है डाउनवर्ड में भी उतना ही लगेगा। और वो ऑफ कोर्स टोटल जो है उसका आधा आधा, कि आधा टाइम अपवर्ड में लगा है, आधा टाइम डाउनवर्ड में लगा है, तो दैट विल बी u/g। 2u/g टोटल टाइम है ना, तो दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में टाइम जो लग गया दैट विल बी u/g। बस ध्यान रहे ये हम तभी अप्लाई करें जब टोटल टाइम की बात हो रही है, जब मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, जब स्पेसिफाइड है कि मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है तो अपन इसको यूज कर रहे हैं। जब टोटल टाइम की बात हो रही है तो उसको अपन यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है इसके अगर अपन ग्राफ्स से रिलेट करें, ना मान लो मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और मुझे उस सिचुएशन का लेट्स से पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। राइट, जो सिचुएशन हमें गिवन है उस सिचुएशन का मुझे 80 ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या पता चला, जो बॉल को ऊपर थ्रो किया है तो उसका एक्सेलरेशन जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से इज -g, कांस्टेंट फॉर द कंप्लीट ट्रिप। तो एक्सेलरेशन जो है वो पूरी जर्नी में फिक्स है, कितना, -9.8 है, फिक्स कांस्टेंट। तो वो कैसे शो करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां बना दी और इसको दिखा दिया ये -9.8। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन इट इज इन मीटर/सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड्स में है। तो ये 80 ग्राफ हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे इसी सिचुएशन के लिए, इसी सेम सिचुएशन के लिए मुझे VT ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब अपन ये जानते हैं कि यार ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो आधे टाइम द बॉल वाज ट्रैवलिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड क्या लिया है, पॉजिटिव। तो हाफ ऑफ द टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग हाफ द वेलोसिटी वाज नेगेटिव। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या थी, 0। क्या ग्राफ ओरिजिन से शुरू होना चाहिए? ओरिजिन से शुरू होने का मतलब क्या होगा कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, विच इज रॉन्ग। यहां मैंने उसको u स्पीड से थ्रो किया था, राइट, उसको इट वाज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। तो स्पीड u से उसको प्रोजेक्ट किया है, तो इनिशियली स्पीड वाज नॉन जीरो। तो इनिशियली यहां स्पीड नॉन जीरो है, इधर नॉन जीरो स्पीड से शुरुआत हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्पीड डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो रही है, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल आ रही है तो नेगेटिव वेलोसिटी, ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये यहां से ये u स्पीड से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर स्पीड 0 हो गई, और फिर ग्राफ नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई। अच्छा, एक और चीज, स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, बिकॉज अब देखें VT ग्राफ जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, VT ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलरेशन। इस लाइन के स्लोप का क्या नेचर है, इस लाइन के स्लोप का नेचर है इट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट।
इस लाइन के स्लोप का नेचर है, इट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. स्लोप नेगेटिव है बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए कांस्टेंट. तो स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, इट मींस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. बिल्कुल कंसिस्टेंट है. ये वीटी ग्राफ हो गया. देन सिमिलरली इसी सिचुएशन का अपन एक्सटी ग्राफ बनाए. तो एक्सटी ग्राफ भी आप स्लोप से ही जज कर सकते हैं कि जब तक बॉल ऊपर जा रही थी उसका वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में था और स्पीड डिक्रीज हो रहा था. मुझे जो ग्राफ बनाना है वो डिक्रीजिंग स्लोप का बनाना है, बट पॉजिटिव स्लोप. फिर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, तो इस ग्राफ का स्लोप 0. एक्सटी ग्राफ का स्लोप गिव्स मी वेलोसिटी. तो जो वेलोसिटी का नेचर है वही आपको स्लोप का नेचर दिखना चाहिए. तो आप देखिए इस तरह के ग्राफ में आप जज करो कि यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, फिर ये स्लांट होता जा रहा है तो स्लोप डिक्रीज हो गया, मतलब स्पीड डिक्रीज हो गई. हाईएस्ट पॉइंट पे यहां स्लोप क्या हो गया 0. फिर उसके बाद आगे देखें तो ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है. तो एक्सटी ग्राफ वो उस शेप का आ गया, वीटी ग्राफ ऐसा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ गया, कांस्टेंट स्लोप, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था ही. तो इसी सिनेरियो के ये केवल इसी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड. तो आपका मैक्सिमम हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अपवर्ड डाउनवर्ड जर्नी का टाइम मैच करेगा वो देख लिया, एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन सिस्टम बनाना होगा, एंड एटी, वीटी और एक्सटी ग्राफ जो होंगे वो इस फॉर्मेट के होंगे. ठीक है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट केस ऑफ वर्टिकल फ्री फॉल. अब इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस देखते हैं. ये पोर्शन नोट कर लें अपन. तो इस चीज पर बेस्ड अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है. इन एग्जाम्पल्स में मतलब जो भी अपन ने डिटेल्स पढ़ी हैं, एक तो वो अप्लाई करनी है जो अपन ने भी वर्टिकल फ्री फॉल के बारे में पढ़ी, एंड अलॉन्ग विद दैट रिलाई ऑन योर इक्वेशंस. जो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स हैं उन पे हम रिलाई करें और उसी से क्वेश्चन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स से द क्वेश्चन सेज a ball is thrown up, a ball thrown up reaches a maximum height 20 meters. ठीक है. ये हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर की तरफ थ्रो किया, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, वो ऑब्वियस मान के चलेंगे अपन. तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपन ने थ्रो किया एंड इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, 20 meters. सो वी नीड टू फाइंड, लेट्स से मुझे इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करने को कहा. सेकेंड पार्ट मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट लेट्स से पता करने को कहा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है. मैक्सिमम हाइट तो पता है, इनिशियल स्पीड निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. एंड लेट्स से then we need to find the speed when it returns back to the projection point. ठीक है. जब वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ रहा है वहां क्या स्पीड है वो फाइंड आउट करना है. और दूसरा द टाइम और टाइम्स, we need to find the time or times when it is 15 meters above the ground. राइट. तो दिस इज द सिचुएशन कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है और हमें फिर उसके बाद आगे की डिटेल्स निकालनी है. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में यू आर ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले उसका एक रफ स्केच बना लो कि ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो मैक्सिमम हाइट पे गया है ना, डायरेक्शन सिस्टम वगैरह मार्क कर लो. मतलब दिस हैज टू बी मैंडेटरी. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हो तो और कुछ करें ना करें आप डायरेक्शन सिस्टम जरूर मार्क कीजिए. तो सिंस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव. अच्छा, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डिसाइड हुआ, एक्सेलरेशन इमीडिएटली वहीं पे मेंशन कर लो कि एक्सेलरेशन विल बी -g. कि जहां भी a प्लेस करना है, जहां एक्सेलरेशन प्लेस करना है तो -g प्लेस करेंगे. तो अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. राइट. अब ये फर्स्ट पार्ट में u और टाइम और ये सब निकालना है. तो आप देखो फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. We know that maximum height का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इज u square upon 2g. अब मैक्सिमम हाइट हमें गिवन है 20, तो यहां 20 प्लेस कर रहा हूं. दिस 2 into g, g is 10.
अब यहां g को -10 मत प्लेस कर देना, वैल्यू तो 9.8 है, पर अब अप्रोक्सीमेटली 10 प्लेस कर रहे हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, वी आर अलाउड टू डू दैट। तो ये एक्सेलरेशन माइनस जी सब्स्टिट्यूट करके ही हमारा ये फॉर्मूला है। तो यहां g को -10 नहीं रखना है, g को 10 ही रखना है। तो दिस इज 20 और ये भी 20 है, तो 400 हो गया। तो u स्क्वायर इज 400 है ना। तो यहां से आपका u का वैल्यू तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इनिशियल स्पीड तो सॉल्व हो गई। देन आफ्टर दैट सेकंड पार्ट, वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टाइम ऑफ फ्लाइट वी नो दैट इज 2u/g है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g डिस्कस किया था अपन ने। तो u की वैल्यू 20 निकाल ली है, तो दैट कम्स आउट एज 4 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया। देन थर्ड पार्ट इट सेज द स्पीड व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि उसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिक है। वो जिस पैटर्न में ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसी पैटर्न में वापस भी आ रहा है। तो आंसर तो ये लग रहा है कि जितनी स्पीड से थ्रो किया था बस उतनी ही स्पीड से रिटर्न हो जाएगा। मतलब मैंने बॉल को थ्रो किया था विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, तो बॉल की स्पीड डिक्रीज होती गई, 20, 18, 16, 14 ऐसे डिक्रीज होती गई है ना। फिर 4, 2, 0, फिर उसके बाद वापस इंक्रीज हुई, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इंक्रीज हुई, और वापस मेरे हाथ में जब आ रही है तो 20 की स्पीड से आ रही है। इसको अपन ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर मैं v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, या सिंस ये मोशन y डायरेक्शन में है तो यहां डेल्टा y भी लिख सकते हो आप चाहें तो, बस ये कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फॉर कंप्लीट ट्रिप यू नो दैट फॉर कंप्लीट ट्रिप डेल्टा y जो है दैट इज 0 है ना। कंप्लीट ट्रिप के लिए डेल्टा y तो 0 है, यहां डेल्टा y 0 प्लेस करोगे तो आपका v और u जो है वो सेम आएगा। बस इतना सा फर्क है कि इनिशियली द स्पीड वाज 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, तो वेलोसिटी इज +20, एंड फाइनली द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। लैंडिंग टाइम पर वापस कैच करते समय उतनी स्पीड से लैंड किया, बट डाउनवर्ड वेलोसिटी पूछेंगे तो -20 है। तो v फाइनल अगर लिखोगे तो दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व। देन फोर्थ में इट सेज द टाइम और द टाइम्स व्हेन इट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर कौन से टाइम या कौन कौन से टाइम पर है वो हमें पता करना है। तो अब यहां पर देखिए एनालिसिस ये है कि जब अपन ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके जब वापस नीचे आ रहा है, तो आप देखिए जब इसको अपन ने थ्रो किया है तो टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट तो 20 है। हमें ये बताना है कि 15 मीटर की हाइट पे कब होगा, है ना। तो मान लो ग्राउंड से 15 मीटर हाइट ये वाली है, तो वी कैन सी दैट ये 15 मीटर हाइट पे ऑब्जेक्ट दो अलग अलग टाइम पे है। वंस व्हाइल इट वाज मूविंग अपवर्ड्स, है ना, ऊपर जाते समय वो ग्राउंड से 15 मीटर हाइट वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा, और जब वापस घूम के वापस आएगा तो रिटर्न जर्नी में भी उस पॉइंट को दोबारा क्रॉस कर रहा है। बेसिकली every point in its journey it will cross 2 times except the highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे तो एक ही बार पहुंचेगा, बाकी सारे पॉइंट्स को वो दो दो बार क्रॉस कर रहा है, वंस while moving upwards the other while moving downwards। तो यहां पर लेट्स से ये पॉइंट वही है, तो इसको ऊपर जाते समय भी क्रॉस कर रहा है और वापस आते समय भी क्रॉस कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि ये ग्राउंड से 15 मीटर हाइट पे कब है। तो गाइज मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला मत लगा देना इसमें। मैक्सिमम हाइट तो 20 मीटर्स है, दैट मींस ये 15 मीटर इज नॉट द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी नहीं लगा सकते बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरी जर्नी का टाइम देता है, ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम तभी अप्लाई करें जब डेलिबरेटली मेंशन्ड है कि ये मैक्सिमम हाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है और हमें रिलेट करना है। अदरवाइज रिलाई ऑन योर इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। तो हमें बोला कि इनिशियल स्पीड है 20, एक्सेलरेशन तो पता ही है -g, -10,
और कितने समय बाद 15 मीटर हाइट पे वो होगा। तो ये कुछ सेकंड इक्वेशन का हमें हिंट मिल रहा है कि यार डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यू पता है, ए पता है, टाइम निकालना है, सेकंड इक्वेशन। तो आई अप्लाई द सेकंड इक्वेशन, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें डेल्टा एक्स इज 15, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, टाइम इज अननोन, एक्सेलरेशन अब प्लेस करूंगा तो माइनस जी रखूंगा, मतलब माइनस 10 रखूंगा। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दिस इज 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। इसको अब लेफ्ट हैंड साइड में अपन ले ले तो दिस इज माइनस 20t प्लस 15 इक्वल्स टू 0। फर्दर 5 कैंसिल कर दे तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसको अपन फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइज में इसके बन रहे हैं t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3, आप चेक कर लो ये। तो यहां से टाइम की दो वैल्यूज आ गई, दैट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स। तो जो हमने ये मेंशन किया था द टाइम और टाइम्स, तो बेसिकली ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर वो दो अलग अलग टाइम पर अवेलेबल है, वंस वाइल मूविंग अपवर्ड्स मतलब टाइम 1 सेकेंड पे, एंड वंस वाइल रिटर्निंग बैक मतलब टाइम 3 सेकेंड्स पे। तो जब वो ऊपर जाते समय पहली बार उस जगह क्रॉस कर रहा है तो स्टॉप वॉच में टाइम 1 सेकेंड हुआ था, और वापस आते समय जब क्रॉस कर रहा है तो स्टॉप वॉच में टाइम 3 सेकेंड्स हुआ था। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल अपना हो गया बेस्ड ऑन वर्टिकल फ्री फॉल, एक जनरल इंट्रोडक्शन के हिसाब से अपना एग्जाम्पल है। अब इसमें फर्दर एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, ये अपन नोट कर लें। तो अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने बुकलेट में से ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं। It is on page 61. This is question number 19. राइट, तो आपके सेक्शन रिव्यू का ही एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, बट एक प्रोफाइल है जो हमें डिस्कस करना है इसमें। इट सेज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड हैज अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेस 2/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट अबव द लॉन्च पॉइंट, देन डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट। तो हमें अब यहां पर ये मेंशन है कि एक ऑब्जेक्ट को अपने लेट्स से किसी एक सर्टेन लेवल से अपवर्ड थ्रो किया है ना, यहां से इसको अपने अपवर्ड थ्रो किया, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अलग से ये लाइन क्यों बनाता हूं, बिकॉज हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी को अलग अलग शो करना चाह रहे हैं, अदरवाइज मोशन एक ही लाइन पे हो रहा है। तो अब सिनेरियो यहां पे ये है कि एक ऑब्जेक्ट को अपने किसी स्पीड से थ्रो किया, वो इनिशियल स्पीड इट्स नॉट गिवन है ना, यहां पे हमें इनिशियल स्पीड नहीं बताया है। ये कह रहा है कि जो उसका मैक्सिमम हाइट है, जो भी उसका मैक्सिमम हाइट है, नहीं पता मैक्सिमम हाइट कितना है, उस मैक्सिमम हाइट का 2/3 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का 2/3 है। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट h मान लेता हूं तो ये हाइट जो है दिस इज 2h/3। तो इट सेज इट रीचेस 2/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट विद अ स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ये 20 मीटर्स पर सेकेंड है ना, इस जगह जो उसकी स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एंड द क्वेश्चन सेज दैट हमें इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है कि कितना होगा। तो अगेन डू नॉट रिलाई ऑन योर फॉर्मूलाज, u²/2g टू, वो तो आप देखो बहुत रेयर केसेस में लगते हैं जहां पे मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछा है, अदरवाइज इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। तो अब यहां मेजर इश्यू ये फेस हम करेंगे कि इनिशियल स्पीड गिवन नहीं है। अच्छा, हमने डायरेक्शन सिस्टम पहले तय कर लिया कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो अपवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज -g बिकॉज वो डाउनवर्ड्स है। तो आई कैन सी दैट यहां पे मुझे स्पीड पता है 20, बट यहां की नहीं पता, तो इनिशियल स्पीड अननोन है। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट ये h भी नहीं पता, h भी अननोन है। तो मुझे लगा यार इस पूरी ट्रिप में एक वेरिएबल और है जो हम जानते हैं, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। एक वेरिएबल और है इस ट्रिप में जो हम जानते हैं, दैट इज द फाइनल स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। वी नो दैट द फाइनल स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। कुछ भी करो हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्पीड 0 होनी है। अच्छा, अब ये ट्रिप में ये जो गैप बचा है वो कितना है, ये जो अब यहां पे गैप बचा है ये कितना है, दिस इज 1/3 h/3 बचा है, ये 2h/3 ट्रैवल कर लिया है तो h/3 बचा है। तो वी आर अप्लाइंग, हम उस h/3 पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इस h/3 के लिए मैं यहां भी स्पीड जानता हूं, इस h/3 के लिए तो यही इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इस जोन के लिए, इस सेक्शन के लिए ये इनिशियल स्पीड हो गया विच इज 20,
और ये फाइनल स्पीड हो गया विच इज 0, एक्सेलरेशन पता ही है और h की वैल्यू आ जाएगी। तो वी आर अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x या डेल्टा y जो भी आप लिखें फॉर h/3 पार्ट ऑफ द जर्नी। तो फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड यहां वाली काम आएगी बिकॉज इस सेक्शन के लिए ये इनिशियल है। तो 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज -g मतलब -10, साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, और डेल्टा y यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट इज h/3। तो इसको अपन रीअरेंज करें तो ये वैल्यू आपका 20h/3, दिस इज 20h/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये फर्दर कैंसिल होगा तो दिस इज 20 और h इंटू 3 वो 3 करना है, तो आपका ये 60 मीटर्स आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन अपन चेक कर लें तो दिस इज 20 एंड 360 बिल्कुल। तो मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू आ गई आपकी 60 मीटर्स, वही हमें निकालनी थी। तो बेसिकली सिचुएशन का जो एनालिसिस है ना वो बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन के भरोसे ही चलिए, पर आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि यार इनिशियल स्पीड नहीं गिवन था बट फाइनल स्पीड जरूर पता था। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग दिस 2h/3 वी एनालाइज दैट h/3। तो उसमें हमें दो डिटेल्स पता है, यहां पे तो u नहीं पता था। तो ये एक सिचुएशन सॉल्व हो गया आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Says an object is thrown upwards with, let's say, 40 meters per second speed, initial speed. Then find the distance traveled in the last second of the upward journey. ठीक है, अब ये सॉल्व करना है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 40 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से ऊपर थ्रो किया एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। मतलब जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अपवर्ड जर्नी का जो आखिरी सेकेंड होगा उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो अब आप देखिए, अगर अपन इस वे में इसको मैनेज करें कि भाई अपन ने इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, इनिशियल स्पीड तो दे दिया, अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन जो है दैट विल बी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी -g। ये तो स्टैंडर्ड डेटा हो गया अब। ठीक है, नाउ इट सेज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी का जो आखिरी एक सेकंड होगा उसमें कितना ट्रैवल किया वो निकालना है। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन में भी हम वही रिकमेंड करेंगे कि आखिरी सेकंड की बात कर रहे ना, तो लेट्स से दैट लास्ट सेकंड, वो जो लास्ट सेकंड है वो ये वाला है, ये पोर्शन। लेट्स से दिस पोर्शन इज द लास्ट सेकंड जो उसने ट्रैवल किया है आखिरी सेकंड में। तो ये जो आखिरी सेकंड है ये ड्यूरेशन कितना है, ये आखिरी सेकंड लास्ट सेकंड मतलब ये 1 सेकंड ड्यूरेशन है और इसमें इसने कितना ट्रैवल किया वो बता रहा है। और एक बेनिफिट यहां पर यह है कि मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, ये v की वैल्यू 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये ड्यूरेशन मेरा 1 सेकंड है। तो अगर मैं ये जो आखिरी सेकंड है फॉर लास्ट 1 सेकंड, फॉर दैट लास्ट 1 सेकंड वी नो द फाइनल स्पीड। मुझे इस जगह का स्पीड नहीं पता, यहां का तो पता था 40, बट इधर का नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा। या तो बेटर है कि चलो इसको यूज ही ना करें, v पता है मुझे। तो मैं लास्ट 1 सेकंड के लिए, मतलब ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक जो है ना ट्रिप का, इसके लिए आई एम यूजिंग द फिफ्थ इक्वेशन दैट डेल्टा एक्स इज vt माइनस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज मैं v जानता हूं यहां पे। तो आपका v का वैल्यू जो है दैट इज 0, फिर डेल्टा एक्स निकालना है, तो दैट डेल्टा एक्स विल बी माइनस हाफ, a की जगह -g एंड टाइम की जगह 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड ड्यूरेशन है वो, है ना। ये जिस स्पैन की हम बात कर रहे हैं ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है केवल। तो ये जब सॉल्व किया आपका डेल्टा एक्स 5 मीटर्स ये आ गया, एंड सरप्राइजिंगली ये 5 मीटर्स बिना इस 40 को यूज किया आया है।
इस 40 मीटर पर सेकेंड को तो अपन ने कहीं यूज ही नहीं किया। दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इनिशियल स्पीड, अगर ये 60 भी होता तो भी लास्ट सेकंड में तो यही, लास्ट सेकंड मतलब क्या है, आखिरी सेकंड तो 1 सेकंड की ड्यूरेशन का ही होगा, और जर्नी के आखिरी सेकंड फिनिश होते ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वहां हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होनी, 0 होनी है। तो आप ऑब्जेक्ट को किसी भी स्पीड से थ्रो करो, वेदर इट इज 40, 60, 80, 200, कुछ भी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी के आखिरी 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर करने वाला है। आप किसी और मेथड से भी इसको सॉल्व करके देख लो, आप nth सेकंड से सॉल्व करके देख लो, ये आएगा आंसर, है ना। जैसे अपवर्ड जर्नी, ये स्पीड कितना है 40, तो मैंने आपको बताया था अपवर्ड जर्नी मतलब ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में टाइम कितना लगता है, u/g, टोटल टाइम होता है 2u/g, तो आधा कितना हुआ u/g, तो दिस इज u/g, 40/10, 4 सेकेंड्स। तो अपवर्ड जर्नी पूरा करने में 4 सेकंड लग रहे हैं, तो अपवर्ड जर्नी का आखिरी सेकंड क्या होगा, 4th सेकंड। तो डेल्टा x इक्वल्स टू u इज 40 प्लस a/2 इज -10/2 इंटू 2n-1। मैं वो nth सेकंड का फॉर्मूला लगा रहा हूं कि जर्नी के 4th सेकंड, बिकॉज इसकी जर्नी का आखिरी सेकंड वही है 4th। तो दिस इज 40 माइनस, ये आपका बन जाएगा 2 4 8 -7 7 5 35, और ये आपका 5 मीटर ही आना है। दैट इज ऑब्वियसली फॉर श्योर कि वो 5 ही आना है, बट द मेन थीम जो मैं यहां से कन्वे कर रहा हूं आपको, कि आप इनिशियल स्पीड आप इसमें कुछ भी रखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इनिशियल स्पीड, वो अपनी अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में 5 मीटर्स ही कवर करेगा। दैट इज द पॉइंट जो यहां से अपन ने सीखा, दैट irrespective of the initial speed, the object will cover 5 meter distance the last second अपवर्ड जर्नी। ठीक है, तो ये एक पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, ऑफ कोर्स फॉर्मूलाज पर बेस्ड, इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स पे बेस्ड, लगानी इक्वेशंस ही है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू सही से लिखना है, लगानी इक्वेशन ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक का पोर्शन अपना कवर हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड सिचुएशन बचता है वो ये कि बॉल को अपन ड्रॉप करें, तो वो जो एक थोड़ा सा पार्ट अपना बचा है, अराउंड लेट्स से 40 मिनट्स का जो पार्ट बचा है इसके अलावा, वो फिर अपन अपने अगले सेशन में कवर करेंगे। वो एक तरह से इसी लेक्चर का पार्ट 2 हो जाएगा, बट अलग दिन पर उसको अपन अपलोड करेंगे। यहां तक का पोर्शन अपन कंप्लीट कर लें, सेक्शन रिव्यूज वगैरह सब बाइंड अप कर लो। बैक एक्सरसाइज जो है काइनेमैटिक्स की वो भी अब आप फिनिश कर सकते हो। जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है, लास्ट में एक्सरसाइज 1 2 3 4 वगैरह है, उनको भी अब सॉल्व करना आप शुरू कर सकते हैं। और कमिंग लेक्चर में वर्टिकल फ्री फॉल के साथ फिर ये टॉपिक अपना, ये चैप्टर अपना वाइंड अप हो जाएगा। पैरेलल टू दैट वेक्टर्स भी आपका वाइंड अप हो जाएगा, तो वेक्टर्स की भी एक्सरसाइज वगैरह अपन फिनिश कर लें, है ना। तो वेक्टर्स भी आपका पैरेलल में खत्म हो जाना है। तो यहां तक का पोर्शन रिव्यू करके रखो। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।